हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा के समुचित तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, रेंज आईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि मेरिट पर भर्ती करना ही सरकार का यहां पर मुख्य उद्देश्य है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के नागरिकों का चहुमुखी विकास हो रहा है। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना चला रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के ग्रुप डी के 13,536 पदों की भर्ती के लिए होने वाली कॉमन पात्रता परीक्षा के नकल रहित सफल संचालन के लिए राज्य सरकार ने कड़े इंतजाम किए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परीक्षा की समुचित तैयारियों को लेकर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, रेंज आईजी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए बताया कि मेरिट पर भर्ती करना ही सरकार का मुख्य ध्येय है। इसलिए परीक्षा के संचालन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। तो आइए एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं। ग्रुप डी सीईटी परीक्षा के सफल संचालन के लिए सरकार ने कड़े इंतजाम किए। जिलों में सिटी कोऑर्डिनेट और ऑब्जर्वर किए गए नियुक्त। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन से की जाएगी परीक्षार्थियों की पहचान। मेरिट के आधार पर भर्ती करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने परीक्षा की तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की। जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा 21-22 अक्टूबर को आयोजित होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए परीक्षा का संचालन करेगा। अब तक 13,75,151 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया। सीईटी परीक्षा के लिए चंडीगढ़ समेत प्रदेश के 17 जिलों में केंद्र बनाए गए। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी 798 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा को सुबह शाम 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। एक शिफ्ट में करीब 3.5 लाख बच्चे परीक्षा में हिस्सा लेंगे। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू होगी। परीक्षा के दिन कोचिंग सेंटर और प्रिंटिंग स्टेशनरी की दुकान बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी उम्मीदवार को मोबाइल फोन नहीं ले जाने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पार्किंग की सुविधा नहीं होगी। एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थियों को यात्रा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि पेपर लीक, पेपर आउट, नकल या किसी और के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा देने आया हो, ऐसे मामले न हो। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टाफ की इस बार अदला बदली की जाए, ताकि उन्हें स्वयं ही ये न पता हो कि किस परीक्षा केंद्र पर उनकी ड्यूटी लगेगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकों से परीक्षार्थियों की पहचान की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि साल 2014 से पहले
हरियाणा के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ नौकरियां खरीदी जाती, लेकिन हमने मिशन मेरिट का संकल्प लिया और सरकारी भर्तियां बिना किसी पर्ची और खर्ची के देनी शुरू की है। इस बार भी मेरिट पर भर्ती करना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्रों पर जैमर की तैनाती और वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने और निगरानी के लिए अलग से अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी 22 अक्टूबर को सप्तम और अष्टमी का उत्सव है, इसलिए परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टाफ, विशेषकर महिला अध्यापकों के लिए फलाहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी निर्देश देते हुए बताया कि जिलों में अभ्यर्थियों के लिए ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उपायुक्त अपने अपने जिलों में धर्मशालाओं को चिन्हित कर लें। इसके साथ ही सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के साथ ही समन्वय स्थापित कर पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। बैठक में बताया गया कि परीक्षा केंद्रों तक सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से 21-22 अक्टूबर को परीक्षार्थियों की आवागमन के लिए परिवहन की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में बसों की उपलब्धता होगी। इसके लिए हरियाणा रोडवेज की 3000 बसें और विभिन्न शिक्षण संस्थानों की बसों का उपयोग किया जाएगा और सभी परीक्षार्थियों की ओर से एडमिट कार्ड दिखाने पर यात्रा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि ग्रुप डी की सीईटी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा के दिन कोचिंग सेंटर और प्रिंटिंग स्टेशनरी की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि परीक्षा केंद्रों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी उम्मीदवार को मोबाइल फोन नहीं ले जाने दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पार्किंग की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हर स्कूल पर एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। फोन और ब्लूटूथ जैसे कोई भी उपकरण परीक्षा केंद्रों में ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इतना ही नहीं, सिटी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर के पास ही मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी। इनके अलावा किसी कई स्टाफ के पास फोन नहीं होगी। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवेसन प्रसाद, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कई जिलों को 21 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं को क्रियान्वित करने को यहां पर मंजूरी दी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत कुरुक्षेत्र, कैथल और जिंद जिलों में 21 करोड़ रुपए से अधिक की 21 नई परियोजनाएं क्रियान्वित करेंगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की ओर से क्रियान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किन किन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परियोजनाओं को प्रदान की प्रशासनिक स्वीकृति। 2.46 करोड़ रुपए की लागत से गांव चौसाला, तहसील कलायत को मंजूरी दी। कैथल में आधारभूत संरचनाओं का नवीनीकरण प्रदान करने की स्वीकृति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण को दी इजाजत। 2.66 करोड़ रुपए की लागत से गांव कलाशेर, तहसील कलायत को मंजूरी। कैथल में नहर आधारित वाटर वर्कस का निर्माण प्रदान की स्वीकृति। जल जीवन मिशन के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन किया जाएगा प्रदान। मुख्यमंत्री ने जिंद में जल आपूर्ति योजना का नवीनीकरण करो प्रदान की मंजूरी। 1.45 करोड़ रुपए की लागत से गांव फुलिया कला, तहसील नरवाना को मंजूरी।
जींद में शेष गलियों में जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने को प्रदान की स्वीकृति। क्षतिग्रस्त आरएसएस इनलेट चैनल के विरुद्ध आरसीसी इनलेट चैनल का पुनर्निर्माण को दी स्वीकृति। 1.35 करोड़ रुपए की लागत से कैथल के गांव पाई में वितरण प्रणाली का होगा सुदृढ़ीकरण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को स्वीकृत परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को हरियाणा आशा वर्कर्स पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि आशा वर्कर्स के मानदेय में 2,100 रुपए की यहां पर बढ़ोतरी कर 6,100 रुपए मासिक और सेवानिवृत्त पर 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा वर्कर की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र भी लिखा जाएगा। गौरतलब है कि आशा वर्कर्स को पहले ही कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आशा वर्कर्स पदाधिकारियों ने इस पहल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यहां पर आभार भी जताया है। केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए लद्दाख से हरियाणा के कैथल के लिए 5 गीगावाट क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण का फैसला लिया है। ये बिजली ट्रांसमिशन लाइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर हरियाणा के कैथल तक जाएगी, जहां इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में पांग और कैथल में 713 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें और 5 गीगावाट क्षमता वाले हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टर्मिनल की स्थापना शामिल होगी। परियोजना को मंजूरी देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर आभार जताया है। तो आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक 5 गीगावाट सौर ऊर्जा ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना को मंजूरी देने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार। निश्चित ही इस नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना से हरियाणा को बिजली आपूर्ति में लाभ होगा और साथ ही प्रदेश में रोजगार के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विशेष ध्यान खेल और खिलाड़ियों पर रहता है। यही वजह है कि प्रदेश के खिलाड़ी अपने दमखम से हरियाणा का नाम विदेशों में ऊंचा कर रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल के कर्ण स्टेडियम में शुक्रवार को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के करनाल में कर्ण स्टेडियम में कल एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई प्रसिद्ध खिलाड़ी शिरकत करेंगे। दरअसल हाल ही में चीन में एशियाई गेम्स संपन्न हुए हैं, जिसमें भारत ने 107 मेडल के साथ अपना परचम विदेशों में लहराया है, जिसमें 33 मेडल हरियाणा से हैं। हरियाणा का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिला है। इतना ही नहीं, हरियाणा की मनोहर सरकार खेल और खिलाड़ियों पर विशेष नजर रखती है, जिससे प्रदेश के खिलाड़ी अपने दमखम से हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्हें कैश रिवॉर्ड के साथ साथ सम्मान देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें शूटिंग, एथलेटिक्स, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, रेसलिंग, बॉक्सिंग के अलावा अन्य खेलों में मेडल जीतने वालों को सम्मानित किया जाएगा। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। एशियाई गेम्स में मेडल जीतने वालों को मिलेगा सम्मान। मनोहर सरकार पदक वीरों को करेगी सम्मानित। एशियाई गेम्स में हरियाणा के हाथ लगे 33 मेडल। कैश रिवॉर्ड के साथ सम्मान देकर किया जाएगा सम्मानित। शूटिंग, एथलेटिक्स, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, रेसलिंग शामिल। अन्य खेलों में मेडल जीतने वालों को किया जाएगा सम्मानित। गोल्ड मेडलिस्ट को 3 करोड़, सिल्वर मेडलिस्ट को 1.5 करोड़, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 75 लाख रुपए। ये राज्य स्तरीय सम्मान समारोह है,
जो करनाल के कर्ण स्टेडियम में संपन्न होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। स्कूली बच्ची रंगोली बना रही हैं, तो वहीं मनोहर सरकार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस पहल की शुरुआत करने जा रही है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल पेश किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। रिपोर्ट के जरिए देखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान पिछले 9 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा की तस्वीर बदली है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा ने जिस गति से प्रगति की है, वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। स्वास्थ्य क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। जहां साल 2014 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट मात्र 2,800 करोड़ रुपए था, तो वहीं साल 2024-25 में 9,647 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खुले। हरियाणा के हर एक व्यक्ति, विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। ये तभी संभव होगा जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई। एमबीबीएस की सीटों में हुई 3 गुना वृद्धि हुई है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पिछले 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर बदली है। प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों में 3 गुना वृद्धि हुई। मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य बजट में भी अभूतपूर्व वृद्धि की। 5 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज किए जा रहे स्थापित। साल 2014 में प्रदेश में जहां एमबीबीएस सीटें केवल 700 थी, वहीं वर्तमान सरकार में एमबीबीएस सीटों की संख्या 2,185 हो गई है। पीजी की सीटें भी 289 से बढ़कर 851 हो गई है। जिला झज्जर के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया। जिला रेवाड़ी के माजरा में एम्स किया जा रहा स्थापित। अंबाला छावनी में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। 72 करोड़ रुपए की लागत से टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। कैंसर के मरीजों को सभी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और अमृत केंद्र खोले गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निरंतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कुटेल करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भिवानी जिला, जिंद के गांव हैबतपुर, गुरुग्राम को रीवास, जिला नारनौल में 5 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला फरीदाबाद, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में 5 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 66 जिला फरीदाबाद में बंद हुए गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार की अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से शुरू किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है। करनाल में नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए। सफीदों में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। वहीं पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन जन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है और निरंतर इस दिशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है सी, 30 जून 2022। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से यशपाल सिंह। यशपाल, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर राजेश भोला, जो कि जिनके डिप्टी सीएमओ के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से जो है वो बहुत सी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो निःशुल्क मरीजों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। उसके साथ साथ जो हमारे पुअर पेशेंट्स होते हैं, गरीब पेशेंट्स हैं, बीपीएल के पेशेंट हैं, विभिन्न सरकारी योजनाएं जो हैं वो सरकार की तरफ से चलाई गई हैं, जिसमें कि मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो आयुष्मान योजना है, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना है, चिरायु योजना है, निरोगी कार्यक्रम है। ये सभी प्रकार की जो स्कीम्स हैं वो पेशेंट रोगी और निरोगी दोनों के लिए उपलब्ध है। और इनका जो क्राइटेरिया है कार्ड्स बनने का, ये कुछ चीज़ों के अंदर तो बीपीएल कैटेगरी को शामिल किया गया और कुछ के अंदर जो है वो क्राइटेरिया ये रखा गया कि जो निर्धारित सोर्स ऑफ इनकम का जो सोर्स है वो निर्धारित 2 लाख या 2.5 लाख से कम के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर इस तरह के जो कार्ड्स हैं वो सरकार की तरफ से निर्धारित इनकम है उससे कम की अगर इनकम होती है तो उन सभी का वो कार्ड बनाया जाता है। और विभिन्न योजनाओं के तहत जो है अलग अलग स्कीम्स अवेलेबल हैं। ओपीडी से लेकर के इंडोर की सभी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पेशेंट्स को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। और इन्हीं के जरिए होने वाली जो इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ तक कि यदि किसी पेशेंट्स को ऑपरेटिव प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है तो वो भी बिल्कुल निःशुल्क जो है पेशेंट का इन योजनाओं के तहत किया जाता है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना कब शुरू की गई थी। ए 11 जनवरी 2019, बी 13 जनवरी 2030, सी 15 जनवरी 2010, डी 12 जनवरी 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।